गंगा सिंधु सरस्वतीश्च जमुना गोदावरी कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्यवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्ण ही पूर्ण जल समुद्र तो सहिता कुर्वन्ति। ये श्लोक नदियों पर केंद्रित है। इस भारत भूमि में जितनी नदियां बहती हैं सभी नदियों की पवित्रता, उनकी महत्ता इस श्लोक में समाहित है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ये श्लोक आपको क्यों सुना रहा हूं। आपने ये श्लोक कई बार सुना होगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एक खास शख्सियत के साथ ये चर्चा करने वाले हैं और उस शख्सियत को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, द सूत्र के स्टूडियो में आज के खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम जी। उनका नाम ही इतना प्यारा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सूत्र के स्टूडियो में। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम एक खास चर्चा करने वाले हैं, नदियां हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, नदियों को माता क्यों कहा जाता है। आज सारगर्भित तरीके से हम श्री राम जी से जानेंगे कि नदियों की महत्ता, खासकर हमारी मध्य प्रदेश की पावन धरती जहां पर 247 नदियां बहती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और इस तथ्य के इर्द गिर्द ही पूरी आज की हमारी ये जो खास पेशकश है ये बुनी जाएगी। और सर से हम जानेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के आने वाले समय में, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पर कितनी गंभीरता बरती जा रही है, और क्या ये कोई एक इवेंट बन के रह जाएगी ये चीज़, या वाकई एक अभियान की तरह चलते हुए ये चीज़ एक बहुत बड़े नतीजे पर जाकर ख़त्म होगी। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि नदियां हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। नदियां या कहें कि जल तत्व, तो पहली बात तो यह कि ये पंच महाभूतों का जो संसार है, इसमें पृथ्वी भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है। तो ये सब ही अनिवार्य तत्व हैं जीवन के लिए। और नदियाँ चूँकि जल का एक तरह का स्रोत है, जल का प्रवाह हमको मिलता है, और तो नदियाँ इसलिए भी जरूरी है। लेकिन मूलतः जल और जल के साथ हमारा सहजीवन ये अत्यंत जरूरी है। जैसे प्रकृति के साथ जीवन जरूरी है, हमारा हवा के साथ जरूरी है, आकाश के साथ जरूरी है, अग्नि के साथ जरूरी है, ऐसे ही जल भी हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है या प्राण तत्व है। रहीबन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत पुराना दोहा है रहीमदास जी का। पानी तो हमें मिल रहा है, हम व्यवस्था कर लेते हैं, बॉटल से मंगा लेते हैं, डब्बों में मंगा लेते हैं, लेकिन नदियों का जो जल है, इसके अलावा भी और जो जल स्रोत हैं, बावड़ी हैं, कुएं हैं, इन सब का संरक्षण और संवर्धन करना भी बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य के साथ केंद्र की मोदी सरकार एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। तो सर, ये अभियान क्या है और क्या वाकई ये अभियान जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है वो जमीन पर उस असर के साथ प्रभावशील तरीके से उतर पा रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने देश की विरासत और विकास के जो ताना बुना है, उसी में यह जल गंगा संवर्धन का जो अभियान है वो काफ़ी समय से देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से इसको विशेष अभियान के रूप में अंगीकार किया गया है। यह दूसरा वर्ष है। पिछली बार भी जल गंगा संवर्धन अभियान का संचालन मध्य प्रदेश में हुआ और अभी भी जो है ये भी व्यापक पैमाने पर चल रहा है। और तो मैं मध्य प्रदेश की जो बात कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के सपनों के आधार पर और माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वप्न भी है और उसको चरितार्थ करने की उनकी अपनी जो जिद है, संकल्प है, तो हम लोग उसी दिशा में सक्रिय हैं। तमाम जैसे यदि हम स्कूलों देखें कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि हमें कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में नदियां हैं कितनी, जल संरचनाएं कितनी हैं। उसका डाटाबेस बना होगा, लेकिन
सामान्यतः ये समाज की जानकारी से बाहर है। न शिक्षा का ये विषय रहा और न लोक शिक्षण का रहा और न समाज के, और हम लगभग नदियों को या जल संरचनाओं को एक तरह से पराया, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब हम खुद ही ये देखते थे, और एक शहर का किस्सा नहीं है, जो जितने जितने शहरों के विकास होते गए वैसे वैसे नदियों के साथ एक हमारा दुर्व्यवहार भी बढ़ता गया। नदियों के साथ हमने, और कोई विदेशी आक्रमण था उसमें आके नदियों को नष्ट करने नहीं आया, जल संरक्षण को नष्ट करने नहीं आया। तो जितना जलमल और अपशिष्ट है, तो हर शहर की कहानी यही थी कि विकास के साथ साथ हमने अपशिष्ट को भी नदियों में तिरोहित करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया। अब जो संवेदना जागना शुरू हुई है, तो ये मुख्यमंत्री ने खुद ने भी उसको डाटाबेस तैयार किया कि लगभग मध्य प्रदेश में 260 से अधिक नदियां, जिनके एक तरह से विस्तार जो है 50 किलोमीटर या उससे अधिक का है, और 10 किलोमीटर या इसके आसपास का विस्तार वाली जो नदियां हैं वो लगभग 700-750 के आसपास है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1000 नदियां जो हैं ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, और हमारे जीवन को, न केवल मनुष्यों के जीवन को, बल्कि बाकी जो समाज में, संसार में जो जीव हैं, जंतु हैं और जो सारे लोग हैं, उनको भी, प्रकृति है, उन सबका भी पोषण का वो काम कर रहे हैं। तो उनकी पहचान होना, उनके प्रति संवेदना का प्रकट होना, ये एक बहुत जरूरी काम था जो अब होना संभव हुआ है। श्री राम तिवारी जी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1000 नदियां हैं। यकीन मानिए ये बात मुझे भी नहीं पता थी। इन नदियों में से हम चंद नदियों के नाम जानते हैं। बेत्रवती, जिसे हम बेतवा बोलते हैं, मां नर्मदा है, चकरार नदी है, सिवनी नदी है। तो ले दे के हम 10-12 नदियों के नाम जानते हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप भी ज्यादातर नदियों के नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन यकीन मानिए मध्य प्रदेश में 1000 नदियां हैं जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम कर रही है। और अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें मुझे पता चला कि भारत भवन में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 20 तारीख से 20 जून से। ये 5 दिन का इवेंट है। ये सदा नीरा इसका नाम रखा गया है। तो सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है, जरा वो बताइए। देखिए, सदा नीरा जो अभियान है, एक अभियान ही है। दूसरा, जो जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर जो काम हो रहा है, तो उसमें बावड़ियां वो भी सुरक्षित रहें, चिन्हांकित हों। जैसे भी आपने जो बात कही है, इसे भोपाल, तो भोपाल में हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि भोपाल तालाबों का शहर है। बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, और 2-4 नाम हम गिना देंगे, शाहपुरा वाला तालाब जो कुछ है। लेकिन क्या ये नदियों का शहर भी रहा है? और क्या यहाँ से 7 नदियाँ प्रवाहित होती रही है, कितने लोगों को पता है? बल्कि हुआ ये है कि इस शहर के विकास के साथ साथ इन नदियों का विलोप भी होते चला। तो आज की तारीख में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। कोलांत की हम बात कर लेंगे या एक आध और नदी की हम बात कर लेंगे, लेकिन बाकी को तो हम मार के खा गए, इस तरह की भाव बना हुआ है। तो सदा नीरा जो हम आयोजन करने जा रहे हैं, इसके पीछे जो दृष्टि है कि जल जो है सदैव 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 जो है हमारे जीवन के साथ एक सहजीवन के रूप में हमारे साथ वो बना रहे। तो इसलिए सदा नीरा एक आयोजन का हमने नामकरण किया है, और उसमें न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी, बल्कि जो अन्वेषण परक पुस्तकें हैं, गंभीर जो काम है, वो भी हम करने जा रहे हैं। अब जैसे 20 तारीख को जिस दिन से ये समारोह चालू होगा, तो उस दिन हमारी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जो नदियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके बारे में, उनकी सैटेलाइट मैपिंग के साथ साथ उनके आख्यान, उनकी परंपरा, उनके साथ जो उनके जिंदा रहने के लिए जो चुनौतियाँ हैं, उन सब का भी हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ वो पुस्तकाकार प्रकाशित करें। तो पिछली बार हमने किया था इसको, तो शिप्रा को लेकर हमने फोकस किया था, और
क्षिप्रा से संबंधित जो बहुत सारी कथाएं हैं, कैसे अवतरण हुआ, क्या हुआ, तो और किसके आशीर्वाद से वो फलीभूत होते रही। तो हमारी कोशिश होगी जो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उसको लेकर भी हम एक तरह का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करें, और आख्यान का भी, परंपरा का भी, और जो चुनौतियां हैं कि आने वाले समय में उनका विलोप तो न हो जाएगा, तो वो सब भी है। इसके अलावा नदियों को लेकर, समुद्र को लेकर, जल को लेकर हमारे साथ वाङ्मय में भी तमाम बहुत सारा रचनाएं हुई हैं। ऋग्वेद में हमारे पास जानकारी मिलती है, विश्वामित्र का सूक्त भी, नदी सूक्त भी है। इसके अलावा और भी तो हमारा प्रयास ये है कि नदियों को लेकर जो कविता की जो परंपरा रही है, और नदियों के प्रति संवेदना जगाने का, नदियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का, तो हम कोशिश है कि हिंदी की हमने पिछली बार भी हमने कुछ प्रकाशित की थी, इस बार हमारी कोशिश होगी जो छूट गई है वो कविताएं भी होंगी, भारतीय भाषाओं की कविताओं को हम लेके आ रहे हैं, तो ये भी होगा। और नदियों को लेकर, और खास करके जो चर्चित नदियां हैं, जिसका आपने अपने शुरुआती वक्तों में श्लोक के रूप में कथन भी किया, तो हमारी कोशिश होगी कि उन नदियों के बारे में भी जो टेक्स्ट जो मिलता है, जो आख्यान, जो परंपरा मिलती है, हम उसको भी लोक समाज के सामने विस्तार से लेके आए। मतलब सरकार जो है पूरे फुल प्रूफ तरीके से सदा नीरा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। बस सर चिंता यही है कि जल संरक्षण को लेकर, नदियों के संरक्षण को लेकर पहले भी मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान चलाए गए, परंतु कुछ रिपोर्ट्स हमें सर डराती हैं, चौंकाती हैं। हम तथ्य भले पीछे रख दें, लेकिन हाल की जो कुछ चीजें सामने आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 32 बड़ी नदियों में से 27 की गंगोत्री खत्म हो गई है। नर्मदा है, सिकुड़ती जा रही हैं, क्षिप्रा है। जैसे आपने कहा कि नदियों को खत्म करने के लिए कोई आक्रांता नहीं आया था, कोई मुगल शासक नहीं आया था, कोई औरंगजेब नहीं आया था, फिर भी सर क्यों सिकुड़ती जा रही है, ये गंगोत्री क्यों खत्म होती जा रही है? देखिए, इसका सवाल आप सही भी है और गंभीर भी है। हम थोड़ा इसको पलट के देखने की कोशिश करें। आज की तारीख में दुनिया जो है वो लगभग युद्धग्रस्त है। आधे से अधिक जो देश हैं दुनिया के, वो लगभग विनाश की तरफ ही अपने आप को झोंके हुए हैं। नाम लेने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हो रहा है, और इसमें जो नष्ट हो रहा है, मनुष्यों का जीवन तो ही है ही, इसके साथ साथ जीव जंतुओं का भी है। प्रकृति का जो संहार हो रहा है, नदियां नष्ट हो रही हैं, वन नष्ट हो रहे हैं, तमाम है। और हर 2-4 दिन बाद हमको हर साल जो सूचना मिल जाती है कि साहब अमेज़न के जंगल में आग लग गई है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई है, तो कई बार वो मैन मेड भी है। तो ये जो संपत्ति की तरफ, संपदा की तरफ जो हमारी एक तरह से लालच जो है, उसकी इंतहा बढ़ती जा रही है। तो अब इसका कोई क्या कर सकता है मालूम नहीं, क्योंकि परंपरा से ही, जब जैसे कि एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने, पश्चिम ने दुनिया पर कब्जा करने के प्रयास किए, तमाम था, हिंदुस्तान भी आए, हम भी पराधीन हुए, अफ्रीका भी हो गए, लैटिन अमेरिका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, तमाम जगह। तो जो सारा कुछ हुआ, जो सभ्यताओं का जो विलोप हुआ है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जब हम ये जानते हैं कि सब रेड इंडियन सभ्यता वहाँ थी, इनका सभ्यता लैटिन अमेरिका में थी, तो जो अंग्रेज़ों के लूट की जो दृष्टि है, उसके कारण वो सभ्यता सारी नष्ट हुई। हमारे यहाँ इसका एक उदाहरण मिलता है, वो और मेरा ये मानना है, चूँकि हम ये भी युद्धों की आहट और युद्धों के आसन्न संकट से घिरे हुए हम बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि महाभारत से बढ़कर कोई विश्व युद्ध हुआ ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, मतलब मैं हो सकता है कि मैं आंकड़े देने में गलती कर रहा हूँ, लेकिन महाभारत का जो विनाशकारी जो युद्ध हुआ है, एक तो इसमें कि तमाम जातियों ने भागीदारी की। तो लगभग महाभारत काल के 185 जो जनजातीय समाज है, जातीय समाज है, उन्होंने उसमें भाग लिया। बहुत सारे वो नष्ट हो, पता ही नहीं चला। सरस्वती की पूरी सभ्यता हमारे नष्ट हो गई।
तो अब ये समय आकलन करेगा कि जो युद्ध चल रहे हैं और उसमें क्या क्या सभ्यता नष्ट हो गई, कौन कौन सा संस्कृति नष्ट हो गई। जैसे मध्य प्रदेश में ही बहुत सारी जो नदियां हैं, जैसे आपने सोर्स की बात कही कि सोर्स सूख रहे हैं, भोपाल में भी सूख रहे हैं और अखबारों ने इसको बनाया भी, और वो आज से नहीं सूख रहे हैं। कम से कम मैं खुद ही अपने आप को याद करता, तो मेरा संबंध नहीं था, फिल्म विकास निगम का मैं काम कर रहा था और 2-3 जो उच्चाधिकारी थे तो वो साथ में थे, उनके साथ मैं सिर्फ देखने गया था। तो तब भी यह था कि भाई जो सोर्स जो है नदी का, वहाँ से जिनका भी इंटरेस्ट था वो पक्की सीमेंटेड नहर बना के सारा पानी उनके पास जाए, पड़ोस में ना चला जाए, शहर को पानी मिले या ना मिले। तो ऐसे हमने बहुत सारे नदियों सोर्स को यहाँ भी देखें, या नागदा है उज्जैन में देखें, और भी तमाम जगह नष्ट होते देखा। अब ये से जब ये जल गंगा संवर्धन को लेकर जब पहली बैठक जब हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कुछ गंभीर चीज़ों की तरफ गंभीर इशारे किए थे। एक तो उनका एक जो कहना है कि भाई मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका है। तो मायका हुआ किस अर्थ में? तो एक तो जैसे नर्मदा है, तो लगभग नर्मदा की जो उम्र है 250 से पूरे 300 करोड़ साल की है। ऐसी कितनी नदियाँ हैं? तो एक तो हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे प्राचीनतम नदी के अंचल में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। फिर तो नर्मदा के हमारे यहाँ जो पौराणिक आख्यान कहते हैं कि भाई नर्मदा जो है शिव जी के पसीने से या उनकी बेटी की तरह वो है। शिप्रा जो है वो विष्णु जी के साथ उनका संबंध है, और अत्रि ऋषि का भी संबंध है। अत्रि ऋषि जो हैं वो उज्जैन में भी साधनारत हैं, और शिप्रा को लाने के लिए एक श्रेय उनको भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ मंदाकिनी, तो वो मंदाकिनी के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार का श्रेय भी अत्रि ऋषि को दिया जाता है। ऐसे तमाम जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। आदि शंकराचार्य की भी जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से उन्हें नर्मदा जी को अपने नियंत्रित करने की कोशिश की होगी। लेकिन अब जैसे जब मुख्यमंत्री जी ने उसका जिक्र किया था, इसे जाना पाओ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने गए, जहाँ पर उनको सुदर्शन चक्र मिला है, उस स्थान से केवल 7.5 नदियाँ निकलती हैं। अब 7.5 का क्या हिसाब है? तो कोई पर्यावरणविद बताने की स्थिति नहीं है। या नर्मदा के उद्गम हम बात करते हैं, लेकिन क्या जो अमरकंटक जो सोर्स है, तो नर्मदा के साथ साथ कुछ और भी निकलता है क्या? तो एक नद निकलता है और एक नदी निकलती है। अब नद और नदी में क्या फ़र्क है, ये हमारी चूँकि संवेदनहीन समय में हम गुजर जा रहे हैं, तो हमको नहीं पता है। तो इस तरह से तमाम जो नदियों का जो विलोप होता गया, या जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई नदियों का मायका मध्य प्रदेश है, और हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं है। जैसे भगीरथ है, तो हिमालय की जो उम्र है लगभग उसके साथ साथ गंगा जी की उम्र मिलती है। तो वो गंगा को लेकर आए। यहाँ तो नर्मदा जी खुद शुरू से विराजित है, लेकिन हमने उनकी चिंता भी हमने छोड़ दी। तो जो मुख्यमंत्री का जो भाव, जो मुझे लगता है कि कम से कम हम जो ये जो विरासत है हमको जो मिली हुई है, और भगवान सौगात है जो, इसको हम कैसे बचा लें। तो संवेदना जगह के, तो संस्कृति के से संबंध मेरा है। तो बाकी तो ठीक है कि बाकी जो विभाग हैं, जल संसाधन होगा, कृषि होगा, और तमाम वन विभाग है, वो तो उनका काम है, वो करेंगे ही। लेकिन मेरा जो काम है एक तरह के संस्कृति सलाहकार के रूप में, और संस्कृति भारत न्यास का मैं काम कर रहा हूँ, या शोधपीठ का मैं काम कर रहा हूँ, या उस विभाग में हूँ, तो विभाग के साथ भी मेरे संबंध है ही। तो हम ऐसी जो सारी जो चीज़ें हैं जो जीवन को, संस्कृति को प्रवाहमान रखती हैं, उनको हम संविदा बनाने के लिए, और संस्कृति एक काम वही कर सकती है, तो हम हमारी कोशिश वो होगी। अब इसे भारत भवन में हम करने जा रहे हैं। अब भारत भवन का जो रूपाकार है, हमने क्यों चुना सदा नेरा के लिए? कहीं और भी हो सकता था, लाल परेड ग्राउंड भी हो सकता था, रविंद्र भवन भी हो सकता था, या कहीं भी हम कर सकते थे।
लेकिन भारत भवन की जो बनावट है, एक तो बड़े तालाब के किनारे है, और भारत भवन की जब कल्पना हुई थी, संयोग से भारत भवन के साथ भी मेरा संबंध रहा है उसके जन्म से ही, तो अभवन भारत भवन माने बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको नजर ही नहीं आता है। लेकिन आज हम मेरी जलगंगा संवर्धन की दृष्टि से हम देखें तो जैसे भी मध्य प्रदेश में लगभग 83 जो बावड़ियाँ हैं उनके संरक्षण का काम शुरू हुआ है, उनकी खोज हुई जो हुआ। भारत भवन का भी एक रूपाकार क्या बावड़ी की तरह नजर नहीं आता है, तो हम तो वो है नहीं, लेकिन तो हमको लगा कि हम इस अपनी बात को ठीक से हम रख सकते हैं, और जो संवेदना को विकसित करने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद ये हमको इसका स्थापत्य हमको सपोर्ट करेगा। फिर वो फिल्मों के ज़रिए है, तो संवाद के ज़रिए है, फिर जैसे हमारी एक कोशिश है कि जो परंपरा में जो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हो गई हैं, आज की नहीं, कोई 100 साल पहले होगी, कोई 500 साल पहले होगी, तो हमने कोशिश की कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो जैसे पीयूष मिश्रा हैं, तो मनोज जोशी हैं, अलग अलग लोग, अनु कपूर हैं, राजीव वर्मा भी हैं, कुछ हमने और लोगों को जोड़ा है, जैसे संतोष चौबे हैं, डॉक्टर संतोष चौबे हैं, पढ़े लिखे आदमी, हिंदी के कवि लेखक हैं, स्वप्निल कोठारी हैं जो रेना यूनिवर्सिटी के मालिक हैं या कुलाधिपति हैं, लेकिन कविता और उसके साथ उनकी एक संबंध है। तो हमने उन सबसे अनुरोध किया कि भाई साहब आप अपनी कविताएं की जरूरत नहीं है, पुरानी कविताओं को डिसाइड करिए। तो एक तरह से हम पुरानी कविताओं को लेकर समाज के सामने संवेदना जगाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। चित्रांकन की बात है, पुस्तकों की बात है, और जिससे भी हमारी कोशिश होगी कि जनजाति, क्योंकि जैसे वन के बेटे हैं वो, इसी तरह से वो जंगल के भी हैं और जल के भी हैं, जैसे जनजाति समाज के जो लोग हैं, तो हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि वो आए, वहाँ पर जो भी उनको लगता है, जो उनका जल के साथ जो संबंध रहा है जीवन का, उसके बारे में यदि कुछ चित्रांकन कर सकते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करें। और बाकी जो आधुनिक कलाकार के जो कलाकार हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो आएँ। तो अलग से वर्कशॉप में संस्कृति के जो अलग अलग जो आयाम हो सकते हैं, कहीं पर नृत्य संगीत की संध्याएँ भी होंगी, कहीं पर नृत्य नाटिका भी होगी, कहीं पर फिल्म शोज़ भी होंगे, कुछ अलग से। और इसी में जैसे हम लोग अभी एक सदा नीरा के नाम से ही एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब की सीरीज़ होगी, तो जो सृष्टि के आरंभ से लेकर जल का जो संबंध रहा है, उनके जो आख्यान रहे हैं और जो महत्व विस्तार जो रहा है, तो वो एक सीरीज होगी जिसमें सब कुछ होगा। नर्मदा भी है, क्षिप्रा भी हैं, सरस्वती जो विलुप्त हो गई हैं वो भी हैं, कावेरी भी हैं, लुपा आदि आदि जो भी है। सर मैं एक बहुत छोटे से जिले से आता हूँ, डिंडौरी से। अमरकंटक से जब माँ नर्मदा निकलती हैं तो कुछ छोटी छोटी झिरियों के रूप में होकर के वो डिंडौरी तक आती है, और डिंडौरी में ऐसा कहा जाता है कि कन्या रूप में माँ नर्मदा आ जाती है। तो डिंडौरी का नागरिक होने के नाते मैंने बचपन से देखा है सर। मैं दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से जब मैंने होश संभाला तो मुझे वो चीजें याद हैं। फिर शिवराज जी आए और अभी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। जैसा अभी आपने चर्चा के दौरान कहा कि कुछ लालची लोगों ने इन जल स्रोतों को, इन पावन नदियों को जो हमारे लिए वरदान है, उनको अभिशाप बनाकर रख दिया है। तो सर आपको कुछ ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें नजर आती हैं, जैसे सीवेज की एक बहुत बड़ी समस्या है जो नर्मदा जी में जाके मिलती हैं। इसके अलावा अवैध रेत खनन जैसे जो मसले हैं, ये भी नदियों के लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो नदियों को बिल्कुल समूल नष्ट कर दे रहे हैं। तो इस विषय में आपको क्या जानकारी है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, और क्या कभी ये समस्या खत्म हो पाएगी? कभी रेत खनन की समस्या और सीवरेज की समस्या नदियों से खत्म हो पाएगी कभी? देखिए, क्या हो पाएगा, एक नागरिक के रूप में मेरी कहने की कोई स्थिति नहीं है। मैं अपने संदर्भ में बात कर सकता हूं कि मैं चूंकि संस्कृति कर्मी हूं, तो सिर्फ ये कि क्या चीज़ गलत है, जो मीडिया भी करता है, आप खबरें छापकर उसको प्रचारित करके सवाल उठा के आप बात करते हैं, हम उसके प्रति संवेदना जगा के भाई ये करोगे तो ये है ना। तो नदियां हैं, नदियों से जो जुड़े हुए मंदिर हैं, जलाशय हैं, उनके जो जलीय जीव जंतु हैं, तो हम उनके प्रति चिंता कर सकते हैं, और एक संवेदना का काम हम कर सकते हैं। बाकी तो अंत में
समाज को ही निर्णय लेना है, और समाज भी जो है हमारे ही समाज से बना हुई सरकारें हैं, एक्स की हो, वाई की हो, जेड की हो। तो हम अपने वक्त पर हम चीज़ों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, और यदि वो उतना नहीं हो पाए तो जैसे तो शायद कुछ बात बचे, बाकी तो जिन विषयों के बारे, जिन शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं, वैसे वो हमारे भी हिस्से हैं, और हमसे ही हमारे नेग्लिजेंस के कारण या हमारे अनहस्तक्षेप के कारण वो ताकतवर हैं। लेकिन जाहिर है कि इस सब का विषय जो है लोकतांत्रिक समाज में सरकार का है, सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। सर, समस्या तो है, भले ही विषय ना हो, तो मैं इसको वैसे भी सियासी रूप नहीं देना चाह रहा था इस चर्चा को, क्योंकि इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है। आप चूंकि इस दिशा में लंबे समय से हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नदियों के लिए संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसको आप सीधे देख पा रहे हैं। हम तक आप लोगों के जरिए ही, सरकार के जरिए ही बातें पहुंचती हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो जैसे जलीय जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, तो जल को फिल्टर करने का काम यही करते हैं, तब जाकर वो एक आम इंसान तक जीवन दायिनी जो हम कहते हैं वो चीज परिमार्जित होकर के लोगों तक पहुंच पाती है। तो ये जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि नदियों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे सर ना केवल आम लोगों पे बल्कि उन जलीय जीव जंतुओं और वनस्पतियों पे भी खतरा है जो आम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना वो जल जरूरी है ना। निश्चित रूप से है, लेकिन हम यदि सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं कि केवल हम आंदोलन करके खड़े हो गए, लेकिन यदि हम उसको अपने नज़रिए को हमने यदि नहीं बदला तो ये तो सब मुश्किल होना है। और दूसरा कि हम ऐसे समय में हैं कि जब हमने, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वन हो, प्रकृति हो, इनकी चिंता नहीं की तो लगभग हम मान के चले कि ये दुनिया जो है अत्यंत खतरनाक समय की ओर बढ़ रही है। तो जागना तो हमको ही है, और ये सारे के सारे जो हिस्से हैं कि कैसे हम, फिर दुनिया में भी तो यही हो रहा है ना, कि जैसे ये कि किसी देश पर इसलिए हमला हो रहा है कि वहाँ के संसाधन जो है, खनिज संसाधन जो है, उस पर कब्जा करना है। कहीं पर पेट्रोल का है, कहीं पर कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो ये जो पिपासा जो है, तो कोशिश ये होना चाहिए कोई हम एक समझदारी दिखाएं, और एक लोकतांत्रिक समाज में हम सबकी समझदारी की अपेक्षा ही कर सकते हैं। एक और बड़ा संकट ये है सर कि जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी तो उसमें वनस्पतियों के और जलीय जीव जंतुओं के विलुप्त होने की बात आई। कुछ साल पहले तक एक महशीरा मछली पाई जाती थी मां नर्मदा में, और उसकी बड़ी उपयोगिता थी। उसकी उपयोगिता उस जल के लिए भी थी, उस जल में उस मछली का होना बड़ा जरूरी था। तो वो मछली सर विलुप्त हो चुकी है। तो इन जलीय जीव जंतुओं को बचाने के लिए एक आम आदमी अपने स्तर पर क्या कर सकता है सर, जरा ये बताइए। नहीं, ये सवाल सही है, क्योंकि हम तो तब भी जल को या नदियों को केवल उनके हाल पर भी छोड़ दें, हम उनको नुकसान न पहुंचाए तो भी हो सकता है। क्योंकि जल को जो जिंदा रखने वाले जो हैं चीज़ें, वो जलीय जो संसार है, जीव जंतु जो है, वही उनको करते हैं। जैसे आप देखें कि जो से वो जो फिश टैंक आजकल आते हैं, या हम बोतल बंद हमारे पास पानी आ जाता है, तो हम 2 दिन से ज़्यादा उसको रख नहीं सकते, फंगस लगना शुरू हो जाए, सब हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो यह इसको यूँ भी समझने की ज़रूरत है कि ये सब हो क्यों रहा है। जैसे हम भोपाल के बाशिंदा हैं, भोपाल में राजा भोज ने लगभग 1000 साल पहले ये सारी जो तालाब हैं, और जिसको होशंगाबाद शाह ने तोड़वा दिया, भोजपुर का तालाब, वो उसका भी, तो इस तरह के निर्माण का काम है। लेकिन वो हों, और वो आज तक 1000 साल के बावजूद ऐसा खतरा खड़ा नहीं हुआ है कि भोपाल का जो तालाब है वो जीवन देने की जगह आतंकित करे कि साहब ये बांध टूट जाएगा तो क्या होगा। जब होशंगाबाद शाह ने भी तोड़वाने की कोशिश की तो 1-2 दिन में नहीं टूटा है वो,
लगभग वर्ष के आसपास समय लगा हुआ है। दूसरी बात कि जो ये टेक्नोलॉजी जो बांध वाली जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये अंत में राजनीतिक विषय हो जाएंगे, लेकिन इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है कि भैया हमारे पास हमारी शक्ति क्या है, हमारे पास हमारी विरासत क्या है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री जो हों, तो विरासत से विकास का जो एक तरह का संकल्प है उसको भी हमको समझने की जरूरत है। अब जैसे देवी अहिल्या को लेकर हमने अभी बड़े आयोजन किए हैं, करें अभी चलेंगे ही वो। तो देवी अहिल्या की ताकत क्या है या हम क्यों उनको याद करना चाहते हैं? तो एक बात जो उन्हें बावड़ियों के बारे में, देव स्थानों की रक्षा के बारे में और तमाम सारी चिंता की। तो बावड़ियाँ तो उन्हें बना दी और बावड़ियाँ सब सुरक्षित भी हैं। हम ही लोग हैं जिसको हम उसको तोड़ने का या बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो जो विरासत है, यदि हमने उसको ही कहे हम ज़्यादा लगना नहीं उसको, लेकिन एक बांध बनना हो या आजकल जो नई टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें होना है वो अरबों खरबों रुपए का खर्चा होता है। वो हो जिसकी जो जरूरत वो होना चाहिए, उसमें मैं कोई उन चीज़ों के विरोध में नहीं करना चाहता। लेकिन जो हमारे पास हासिल है, चाहे वो बावड़ियों के रूप में, चाहे वो नदियों के रूप में, चाहे और दूसरे जलाशयों के रूप में, कुओं के रूप में, तो वो सब भी हमको करना चाहिए। तो इसीलिए जैसे भी नदियों के बारे में जब बात कही कि भाई इतनी नदियाँ हैं, लगभग 1000 के आसपास नदियाँ हम मान सकते हैं, और लगभग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी जो जल संरचना है वो केवल 1,48,000 है मध्य प्रदेश में, जिसकी जानकारी फिलहाल है, और ज़्यादा बढ़ भी सकती है वो। तीसरा जो सभी ये बहुत बड़ी बात हुई कि जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर अभी खंडवा में ही जो प्रयोग हुआ, तो वहाँ पर कुएं या इस तरह की जो छोटी छोटी जो संरचनाएँ हैं, तो लगभग 2.25 लाख संरचनाएँ उनने एक खंडवा वाले इलाके में ही खड़ी करके दिखाई। तो उसको देश के पुरस्कार भी मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। तो हम उससे भी गौरवान्वित हुए। तो एक तो बात यह है कि ये समय निराशा का नहीं है, ये संकल्प का समय है और करके दिखाने का, कर्म का समय है। तो मुख्यमंत्री को मैं इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ, या कि समस्याएं सामने हैं उसको हम कैसे करें। तो एक स्तर पे वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कैन बेतवा वाले पानी की बात है, चंबल की बात है, तो इस सारे वो लेके आ ही रहे हैं। और तो ऐसे तमाम जो इलाके हैं, जैसे देवी अहिल्या जिस इलाके से आती हैं, तो महेश्वर है, खरगोन है, निमाड़ है, तो वो भी खेती किसानी की समृद्ध इलाका रहा है। जैसे आपने डिंडोरी की बात की है, तो डिंडोरी हो या वो समाज, लेकिन लगातार उपेक्षाओं के कारण चीज़ें बदलती गई। अब जैसे एक ज़माने में जो निमाड़ जो इलाका है वो कपास की खेती के लिए भी और दूसरी उपज के लिए भी बहुत बाहर भी जाता था, कपड़ा भी बनकर यहाँ से जाता था। तो एक राज्य क्या कर सकता, राज्य ने उनने जो देवी अहिल्या ने उनके लिए बुनकर वाले लोगों को भी सपोर्ट किया, हलवाई को भी किया, सुतार को भी किया। यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, नदियों को बचाने के लिए भी तो ये प्रयोग हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। और ये अनायास नहीं है कि देवी अहिल्या की याद हम कर रहे हैं और समारोह पूर्व कर रहे हैं। उसके पीछे दृष्टि यही है कि हम अपनी परंपरा से, अपनी विरासत से जो अंगीकार करने योग्य है उसको हम करें और विकास के रास्ता अपनाएं। बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। जो मैंने अभी डिंडोरी की चर्चा की, तो डिंडोरी में बहुत सारी समस्याएं थी, मां नर्मदा संकुचित होती जा रही थी, पानी गंदा होता जा रहा था। तो वहां के स्थानीय लोगों ने सर कुछ ऐसा प्रयास किया जो आज मां नर्मदा का रूप बदल चुका है। उस प्रयास की वजह से, प्रयास ये था कि स्थानीय लोगों ने तय किया कि हम नर्मदा जी में स्नान करेंगे किंतु साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नर्मदा जी में नीचे उतार कर वाहन नहीं धोएंगे, हम नर्मदा जी में कपड़े नहीं धोएंगे, हम नर्मदा जी में कोई भी गंदगी प्रवाहित नहीं करेंगे। ये प्रयास उन्होंने किया और तकरीबन ये 8 से 10 साल की बात है। और 8 से 10 साल में मैं खुद जिस क्षेत्र में रहता हूं, पहले वहां की स्थिति अलग थी मां नर्मदा की, और अब वहां की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। तो जैसा श्री राम तिवारी जी ने कहा कि हमें व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे
और व्यक्तिगत प्रयास कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिंडौरी के नागरिकों ने तय किया, सब लोग मिलकर के करते हैं, तो कुछ इस तरह के प्रयास भी हम नदियों को बचाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए वार्निंग दे दी गई है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, और ये वार्निंग बहुत हद तक सच होती भी नजर आ रही है। तो सर बस एक आखिरी सवाल कि आप मध्य प्रदेश की जनता से दाससूत्र के कैमरे पर क्या कहना चाहेंगे एक नदी प्रेमी होने के नाते? देखिए, संदेश इत्यादि देना तो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। ये काम मुख्यमंत्री का वो दें और वो कर ही रहे हैं, और हम लोग तो उसको क्रियान्वित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा वही है, सूत्र वही है कि हम ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महातत्व जो हैं, अपने अपनी तरह से जो हम जो कुछ कर सकते हैं उनको बचाने का, वो बचेंगे तभी हम बच पाएंगे। और जैसे एक बीच में याद आया कि जैसे नर्मदा यात्रा को लेकर एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से उसको रिवाइव करने का चिंता की है। तो अब जैसे नर्मदा यात्रा है, तो नर्मदा यात्रा उनके जो निकट के जो देव स्थान है, अब ये जानकारी कितने लोगों को मुझे नहीं मालूम कि नर्मदा के किनारे ही केवल 16,000 से ज़्यादा शिव मंदिर हैं या शिवलिंग हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे, जल का स्पर्श करेंगे, उसके साथ एक सहजीवन का कोशिश करेंगे, तो हम जाहिर है कि हम उसकी गंभीर चिंता करेंगे। तो जैसे नर्मदा यात्रा के रूप में वो कुछ करना चाह रहे हैं, देवी अहिल्या के मार्फत कुछ करना चाह रहे हैं, जल गंगा संवर्धन और नदी जोड़ो अभी जैसे बारिश के ठीक बाद जो मुख्यमंत्री का संकल्प विचार है कि नदी जोड़ो अभियान और खेती किसानी को लेकर भी कुछ लगातार कुछ करने की बात तो हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि सदा नीरा, नदी जोड़ो, जल गंगा संवर्धन अभियान, नर्मदा यात्रा, ये सब जमीन पर उतरें, आम आदमी का सहयोग मिले। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, पहले भी करती आई हैं सरकारें, आज भी कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी, लेकिन आम जनता के सहयोग, समर्थन और सद्भाव के बिना ये काम संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दाससूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए www.dassutra.com।